शातिर बहू, कातिल बहू। शोभा सपनों में रहने वाली लड़की है। वो अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहती है, फिर चाहे इसके लिए उसे कितना ही नीचे क्यों ना गिरना पड़े। शोभा की शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई। उसका पति गोविंद उसे बहुत प्यार करता है और कोशिश करता है कि उसकी सभी डिमांड पूरी कर सके। आप मेरे लिए बनारसी साड़ी तो लाए नहीं जो कल मैंने बाजार में देखी थी। आपको ना घर का सारा सामान लाना याद रहता है, लेकिन मैं कुछ भी मांग लूं तो आप भूल ही जाते हो, क्यों? अरे भूला नहीं हूँ शोभा, मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे। कल पक्का ले आऊंगा। गुस्सा क्यों होती हो? पैसे खत्म हो गए थे तो अपनी बहन के लिए जो सोने की चूड़ियां बनवा के लाए हो वो मत लाते। बहन का सामान लाने में पैसे खत्म नहीं होते आपके, लेकिन मेरे लिए कभी कुछ होता ही नहीं है आपके पास। गोविंद एक कंपनी में काम करता है। पिता की पेंशन और गोविंद की सैलरी से घर अच्छा खासा चल रहा है। गोविंद अपनी बहन की शादी के लिए भी बचत करके पैसे जोड़ता है, लेकिन शोभा वो तो दुनिया की चकाचौंध में बराबर खोई रहती है। गाड़ी, बंगला, महंगे जेवर, लग्जरियस लाइफ की उसकी सोच उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही है। इसलिए वो अपने पति को दिन रात सुनाती रहती है। सुनिए जी, कल आपके ऑफिस की छुट्टी है ना, हम कहीं बाहर घूमने चलेंगे। ठीक है शोभा, ठीक है। मैं बाकी सबको भी बोल देता हूँ कि सब तैयार हो जाए। और हाँ, तुम माँ और कंचन के साथ मिलकर कुछ अच्छा सा खाना बना लेना। हम खाना साथ में लेकर जाएंगे। अरे कभी तो अपनी कंजूसी छोड़िए, कल सब लोग बाहर ही खाना खा लेंगे। अरे इससे आपकी दौलत में कोई कमी नहीं आ जाएगी। शोभा, मैं खर्च कम करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कंजूस हूँ। हमें कंचन की शादी के बारे में भी तो सोचना है ना। और आजकल देखो ना कितनी महंगाई है। इस तरह गोविंद शोभा को हमेशा समझाता रहता, लेकिन उसे तो कोई बात समझ में ही नहीं आती। अगले दिन सभी लोग घूमने गए। परिवार के सभी लोग पार्क में बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी शोभा की नजर एक अमीर युवक सनी पर पड़ी। सनी वहां अपने कुछ दोस्तों के साथ आया था और वो इतना हैंडसम लग रहा था कि कोई भी उसे देखे बिना रह नहीं सकता था। अगले दिन शोभा मॉल गई और वहां उसे फिर से सनी मिला। शोभा ने उससे बात करना शुरू किया। सुनिए, आप कल पार्क में आए थे ना अपने दोस्तों के साथ? जी हाँ, आया था। और आप भी थी क्या कल वहाँ? हाँ, मैंने देखा था। आप किसी के साथ आई थी ना? वो आपके भाई बहन थे क्या? नहीं, वो तो मेरे पति और मेरी ननद थी। मेरे सास और ससुर भी थे हमारे साथ। आपने शायद उनको देखा नहीं होगा। अच्छा, तो आप शादीशुदा हैं। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? जी, हाँ, मैं शादीशुदा हूँ। मेरे पति एक कंपनी में जॉब करते हैं। अब शोभा और सनी की बातों का सिलसिला आम हो गया था। सनी का रहन सहन और धन दौलत ने शोभा को बहुत प्रभावित किया। अब उन दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। सनी के साथ अच्छे होटलों में जाना, महंगी कार में घूमना और अच्छे अच्छे गिफ्ट, कपड़े और गहने लेने का दौर शुरू हो चुका था। एक दिन गोविंद ने अपनी पत्नी के गले में एक महंगा हार देखा तो उसने पूछा, शोभा, ये इतना महंगा हार तुम कहाँ से ले आई? जहां तक मुझे याद है मैंने तुम्हें इतने पैसे नहीं दिए कि तुम इतना महंगा हार खरीद सको। गोविंद का सवाल सुनकर शोभा के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। उसने बात को संभालते हुए कहा, अब अरे ये तो मैंने अपने बचत के पैसों में से खरीदा है। तुम बचत भी करती हो? मुझे हैरानी है। अब गोविंद के काम पर जाने के बाद शोभा किसी न किसी बहाने घर से बाहर जाने लगी। उसके व्यवहार में परिवर्तन देख परिवार ने उसे रोकना टोकना शुरू कर दिया। शोभा ने सनी से कहा, सनी, अब हमारा मिलना मुश्किल लग रहा है।
मेरे ससुराल वाले मुझे घर से निकलने ही नहीं देते। उन्हें ना मुझ पर शक होने लगा है। तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली शोभा? तो मैं तो तुमसे ही शादी करता, फिर कोई रोकने वाला नहीं होता हमें। तो आप क्यों नहीं कर सकते? इसलिए क्योंकि मैं पहले से शादीशुदा हूं। सनी कुछ देर चुप रहा। बोलो ना सनी, मेरी बात का जवाब दो। कर तो सकता हूँ, लेकिन क्या तुम अपने परिवार को छोड़ सकती हो? अपने पति को भुला सकती हो? नहीं कर सकती ना, इसलिए जैसा चल रहा है चलने दो। अब शोभा ने अपने पति से तलाक मांगना शुरू कर दिया, लेकिन गोविंद ने तलाक देने से मना कर दिया। जब तक मेरी बहन कंचन की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। गोविंद के मना करने के बाद शोभा ने घर वालों को परेशान करना शुरू कर दिया। वो खाने में कभी नमक तो कभी मिर्च ज्यादा डाल देती, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता और इससे शोभा को झगड़ा करने का मौका ही नहीं मिलता। इन लोगों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब मैं इन लोगों का जीना हराम कर दूंगी। अब शोभा ने घर वालों की जान से खेलना शुरू कर दिया। एक दिन उसने सीढ़ियों पर तेल गिरा दिया और उस दिन उसकी सास सीढ़ियों से फिसल जाती है और उनका एक पैर फ्रैक्चर हो जाता है और वो महीनों बिस्तर पर पड़ी रहती है। अब वो सबके खाने में नशे की दवाई मिलाने लगी। एक दिन उसके घर वालों ने फैसला किया। देखो बेटा, इससे पहले कि तुम्हारी पत्नी किसी की जान ले ले तुम इसे तलाक दे दो। लेकिन पापा, लोग क्या कहेंगे? कंचन का रिश्ता होने में बहुत परेशानी होगी और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। बेटा, शोभा की नजरों में तेरे प्यार की कोई कीमत नहीं है। तू उसे चाह कर भी नहीं रोक सकता। वो तो पहले ही जा चुकी है तुझे छोड़कर। जबरदस्ती से उसे बांधने से कोई फायदा नहीं। उसे तो बस तलाक के पेपर ही चाहिए। और कंचन की शादी का क्या है बेटा? हम जिंदा रहे तो उसकी शादी भी हो जाएगी, लेकिन तेरी पत्नी ने गुस्से में आकर हम सबको मार दिया तो क्या होगा? कभी सोचा है? घर वालों के समझाने पर गोविंद मान गया और दोनों एक दूसरे से कानूनी रूप से अलग हो गए। शोभा उस दिन बहुत खुश थी, लेकिन गोविंद बहुत दुखी था। उसे शोभा के साथ बिताए पल याद आ रहे थे। शोभा को तलाक देने के बाद उसने कहा, शोभा, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। इसके बाद हम कभी नहीं मिल पाएंगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और करता रहूंगा। तुम्हारा नाम शोभा है, लेकिन तुम कभी भी मेरे घर की शोभा नहीं बन पाई। इस बात का दुख मुझे हमेशा रहेगा, पर इस बात की खुशी है कि तुम खुश हो। हमेशा खुश रहना। गोविंद इतना कहकर आंखों में आंसू लिए वहां से चला गया और शोभा सनी के पास तलाक के कागज लेकर पहुंची। देखो सनी, आखिर मुझे मेरे ससुराल वालों से मुक्ति मिल ही गई। अब हम दोनों आराम से रह सकते हैं। अब हम जल्दी शादी कर लेंगे, है ना? ये क्या बचपना है शोभा? मैंने शादी के लिए तुमसे कोई वादा नहीं किया, और तुमने अपने पति से तलाक लेने से पहले मुझसे क्यों नहीं पूछा? सनी, इतने नादान मत बनो। तुमने ही तो मुझे तलाक लेने के लिए उकसाया था। मैंने तुम्हें उकसाया और तुम मान गई। तुम अपने परिवार की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी? तुम एक लालची औरत हो। तुम्हें सिर्फ दौलत से प्यार है। उन दोनों में काफी देर तक बहस होती रही। तब सनी ने शोभा के मुंह पर पैसे फेंक कर मारे और वहां से चला गया। शोभा पश्चाताप के आंसू गिराते हुए अतीत की यादों में खो गई। उसे अपने पति की वो आखिरी मुलाकात और उसका एक एक शब्द याद आने लगा। वो अकेली एक चौराहे पर खड़ी है, लेकिन फिर भी उसके लिए सारे रास्ते बंद हैं। अब मेरी बेटी का घर है, मतलब मेरा ही घर है ना? क्या आप भी समझन जी? हाँ हाँ, वो बात भी सही है आपकी। ये तो आप ही का घर है,
जब चाहे मुंह उठा के आ जाया कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये कहानी है त्रिवेणी की, जिसकी बेटी मालविका की शादी अर्जुन से होती है। अर्जुन एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है और अर्जुन और मालविका को कॉलेज से ही एक दूसरे से प्रेम होता है। अपनी बेटी महलों में ब्याही गई है, इस बात का पूरा फायदा उठाती है त्रिवेणी, क्योंकि त्रिवेणी को पहले से ही चोरी करने की आदत होती है और अब वो अपनी बेटी मालविका के ससुराल में बार बार जाकर चोरियां करना शुरू कर देती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसी है इस बिगड़ी हुई माँ की कहानी। मम्मी, सासू माँ, ये लीजिए नाश्ता। माँ, ये बिस्किट्स आप मत खाइए, ये शुगर फ्री बिस्किट्स सासू माँ के लिए हैं, इन्होंने खास विदेश से मंगवाए हैं। अरे रहने दो मालविका बहू, पूनम रायचंद का दिल बहुत बड़ा है। मैं गरीबों को इतना दान करती हूँ तो क्या अपनी समधन को एक बिस्किट नहीं दे सकती? जस्ट किडिंग समधन जी। और हाँ मालविका बहू, आइंदा से तुम ये नौकरों वाले काम बिल्कुल मत करना। इन सब के हाथों में क्या मेहंदी रची है? मालकिन, वो पिछली बार सोने और चांदी के बर्तन हमसे टूट गए थे, इसलिए हमें बड़े साहब ने रसोई का काम करने से मना किया है। अरे चिल चिल, हम रायचंद हैं और इस महल में ऐसे हजारों सोने और चांदी की चीजें हैं। टूटती है तो टूटने दो, हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। ये सब सुनकर त्रिवेणी के मन में लालच का प्रकोप जाग उठता है और वो मन ही मन पूरे महल को निहारते हुए कहती है, हाय, अब जब ये पूनम रायचंद अपनी जुबान कह रही है, फिर तो इस घर पे भी हाथ साफ करना ही पड़ेगा। अपनी बेटी का ससुराल है तो क्या हुआ, इसमें कोई लाज शर्म नहीं। उल्टा मैं तो भाग्यवान हूँ कि मेरी बेटी एक महल की बहू बनी है। त्रिवेणी अब रायचंद मैंशन में रोजाना आना शुरू करती है और वो चुपके से पूनम की कमरे में घुसकर उसकी अलमारी से उसकी साड़ियाँ और गहने चुराती है और अपने बैग में लेकर पीछे के गेट से रफू चक्कर हो जाती है। पूनम जब हॉल में आती है तभी, अरे मालविका बहू, समधन जी कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। सासू माँ, वो मम्मी को ना आज मंदिर जाना था, आज कोई बड़ी पूजा है वहाँ, इसलिए वो चली गई। पूनम जब अपनी साड़ियाँ और गहने गायब दिखती है तो, ओफो, लगता है फिर से मैं अपनी साड़ियाँ और गहने कहीं रख कर भूल गई। लगता है लॉन्ड्री में गई है साड़ियाँ और गहनों को पॉलिशिंग के लिए दिया होगा। पूनम को भूलने और लापरवाही की आदत थी और कोई भी चीज़ यहाँ से वहाँ हो जाए तो वो उसका कसूर अपनी लापरवाही पर थोप देती, जो कि सच नहीं था। ये बस पूनम के मन का भ्रम था। ऐसे ही त्रिवेणी कभी रसोई में से चांदी और पीतल के बर्तन, कभी महल के मंदिर में से महंगी मिठाइयाँ, कभी कोई फोन, कभी कोई घड़ी, तो कभी तिजोरी से पैसे चुराती रहती और महल में कानों कान किसी को भनक तक नहीं लगती। एक बार, अरे ये क्या मालविका, हमारी तिजोरी खाली और खुली क्यों है? इसका मतलब घर में चोरी हुई है। तुम रहती कहाँ हो? तुम्हारा हमारे कमरे ऊपर ध्यान नहीं रहता है क्या? ये क्या बेतुकी बात कर रहे हो आप अर्जुन? मैं इस घर की बहू हूँ और मेरे कंधों पर दुनिया भर की जिम्मेदारियां रहती हैं। अब क्या मैं कुर्सी लगाकर कमरे में बैठकर चौकीदारी करती रहूं? वही रह गया है क्या? पूरे महल के हाउसकीपिंग स्टाफ और सिक्योरिटी को एकत्रित किया जाता है और सबकी तलाशी ली जाती है। पूनम को अब समझ में आ जाता है कि पिछले कुछ दिनों से सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि महल की काफ़ी चीज़ें भी गायब हो रही थी। पूनम का पति इंद्रेश कहता है, अरे पूनम, तुम खामखा अपने आप पर भुलक्कड़ होने का, लापरवाही होने का शक कर रही थी, जबकि चोरियां सिर्फ हमारी ही नहीं पूरे महल की चीज़ों की चोरी हो रही थी और मालविका बहू और अर्जुन की भी कई सारी चीज़ें गायब हुई हैं। महल में सिक्योरिटी इंचार्ज बोलता है, बड़े साहब, हमने ये बात आपको बताने की कोशिश की,
लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप शहर के बाहर थे और मालकिन जी भी दिन भर बाहर रहती थी, तो बता ही नहीं पाए। महल में छोटी सी छोटी चीज़ें भी चोरी हो रही है। ये बात तो बहुत गंभीर हो गई है और तगड़ी सिक्योरिटी तैनात कर लो, लेकिन अब इस घर में कोई चोरी नहीं होनी चाहिए। तभी वहां पे त्रिवेणी आ जाती है। क्या हुआ दामाद जी, और आप सब इतने चिंतित और परेशान से क्यों नजर आ रहे हो? कोई समस्या आन पड़ी है क्या? हाय हाय। अर्जुन त्रिवेणी को आए दिन होने वाली चोरियों के बारे में बताता है और त्रिवेणी थोड़ी सी घबरा भी जाती है। अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी बात! आम सी बात है, हमारे गली मोहल्लों में ना इतनी सारी चोरियां होती है, तो फिर ये तो एक राजमहल ठहरा। चिंता मत कीजिए आप सब, कड़ी सिक्योरिटी कर दीजिए। मतलब क्या, चोर और चौकन्ना हो जाएगा और कम चोरी करेगा। क्या मतलब है आपका समधन जी? हाय हाय, अरे गधेड़ी बेवकूफ त्रिवेणी, ये क्या बोल रही हो? बैल, मुझे मार जैसी समस्या खड़ी मत कर त्रिवेणी। समधन जी, किस सोच में डूब गई आप? अब कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं समधन जी, समधी जी, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि आप अपना सारा सामान सहज के छुपा के रखिए, इसमें भलाई होगी आपकी। पूनम को त्रिवेणी के इस व्यवहार पर थोड़ा सा शक आ जाता है। त्रिवेणी अब से रायचंद मैंशन में आना जाना कम कर देती है, अपने घर में। बस अब अपना अगले कुछ दिनों तक का स्टॉक तो मैं भर लाई हूँ। अब वहाँ रायचंद मैंशन में मामला काफ़ी गर्म है। जब तक वो ठंडा नहीं हो जाता, मैं वहाँ तीज त्योहारों में ही आया जाया करूँगी, क्योंकि अगर मैं वहाँ गई तो चाहे मैं एक चम्मच ही क्यों ना लूँ, उसे भी चोरी करने से अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी। क्या करूँ, आदत से मजबूर जो हूँ। और बेवकूफ रायचंद, उन्हें तो पता भी नहीं कि आस्तीन का सांप रोज उनके घर में आकर चोरी करके जाता है। बेचारे जितने माला माल हुए उतने ही कंगाल भी हो गए। महल में एक नौकर पूनम के पास जाकर उससे कहता है, मालकिन, मुझे ना आपको एक बात बतानी है। वो दरअसल छोटी मालकिन की मम्मी यानी कि त्रिवेणी जी को मैंने अपनी आंखों से चोरी करते हुए देखा था। क्या तुम घन चक्कर हो क्या? तुम्हें ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। मुझे वैसे भी उस सो कॉल्ड समधन जी त्रिवेणी पर शक तो आ ही रहा था, लेकिन कंफर्म नहीं कर पा रही थी मैं आपको ये बात पहले इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था और आप मेरी बात पर विश्वास भी नहीं करते। और तो और त्रिवेणी जी इतनी चालाक हैं कि उन्होंने महल की उन्हीं जगहों पर चोरी की है जहां सीसीटीवी कैमरा नहीं है। अब देखना मैं क्या चक्रव्यूह रचाती हूँ। अब मैं हमारा पुश्तैनी हीरे का हार सरेआम हॉल में रख दूंगी, और जैसे ही वो त्रिवेणी उस हार को चुराएगी तब मैं उसे रंगे हाथ पकड़ लूंगी। पूनम की इन सब बातों को मालविका कमरे के बाहर ही सुन लेती है और वो अत्यंत हैरान और स्तब्ध हो जाती है। मालविका फौरन अपनी माँ त्रिवेणी को फोन लगाती है। मम्मी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने अपनी ही बेटी के ससुराल में इतनी सारी चोरियां की। वेरी बैड मम्मी। सासू माँ को आपकी इन काली करतूतों के बारे में सब पता चल चुका है। मालविका बेटा, ये तो क्या करी है? मैंने कोई चोरी चकारी नहीं की यार। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, बाय। मालविका इतना कहकर फोन कॉल कट कर देती है। त्रिवेणी अब पूरी तरह डर चुकी थी। वहीं रायचंद मैंशन में पूनम हॉल में खुलेआम पुश्तैनी हीरे का हार रख देती है और त्रिवेणी को न्योता देने के लिए फोन लगाती है। त्रिवेणी पूनम का कॉल देखकर कांपने लगती है। पूनम, रायचंद का कॉल, मेरी तो आज शामद है। अरे, आज सूर्योदय किसी और दिशा से हुआ है क्या? त्रिवेणी मेरा फोन नहीं उठा रही। खैर, वो वैसी भी आज आने ही वाली थी 2 बजे तक। अपने आप आएगी और सारी चोरी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाएगी।
पूनम अपने कमरे में आराम करने चली जाती है और सभी नौकर भी भोजन करने जाते हैं। तभी वहां पर बालकनी से एक चोर आता है और वो पुश्तैनी हीरे का हार चुरा कर ले जाता है। और बाद में जब पूनम ये सीसीटीवी में देखती है तब ये क्या? ये तो एक आदमी चोर है। अरे नहीं, ये क्या कर दिया मैंने? तभी पूनम का फोन बजता है और उसे एक वीडियो मैसेज आता है जिसमें त्रिवेणी का वीडियो होता है। क्यों समधन जी, आपको क्या लगा आप मुझे पकड़ लोगी? लेकिन मैं तो चली 7 समंदर पार। अब आप मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगी। मेरी मालविका का ख्याल रखना और अपने सामान का भी। त्रिवेणी, तुम्हारी इतनी हिम्मत! पूनम गुस्से में फोन पटक देती है और वहां त्रिवेणी एरोप्लेन में उड़कर सारा चुराया हुआ सामान लेकर रफ चक्कर हो जाती है। मुंबई जैसे बड़े शहर में घर का काम करने के लिए कोई अच्छी काम वाली मिलना बहुत बड़ी बात है। हिमांशी को पुष्पा नाम की एक अच्छी काम वाली मिल तो गई थी, लेकिन जितनी तेजी से वो काम करती थी उससे दुगनी उसकी जुबान चलती थी। एक दिन हिमांशी ने पुष्पा से कहा, पुष्पा, राहुल और मैं अपने किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं। तुम दोपहर का खाना मत बनाना, रात का खाना बनाकर चली जाना। हाँ दीदी, आप चिंता न करो, मैं अच्छे से सारा काम कर लेगी। आप जाओ अपने रिश्तेदार के घर। हिमांशी और राहुल के जाने के बाद पुष्पा ने नाचना शुरू कर दिया। अच्छा हुआ दीदी और भैया चले गए। अब पूरा दिन एसी चलाऊंगी, अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी। नहीं, लेकिन पहले घर का काम करके फ्री हो जाती है मैं, इसके बाद आराम से एंजॉय करेगी। अब एक दिन के लिए सही, लेकिन वो पूरा घर पुष्पा का था। अब पुष्पा घर की सफाई करने लगी, तभी उसकी नजर हिमांशी की बहुत सुंदर सैंडल पर पड़ी। बाबा रे, दीदी की चप्पल तो बहुत सुंदर है, मैं पहन कर देखती है, मेरे पैरों में तो ये सैंडल बहुत अच्छी लगेगी। पुष्पा ने वो सैंडल पहन तो ली, लेकिन हाई हील होने की वजह से उससे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। अब पुष्पा बेसब्री से पिज्जा का इंतजार करने लगी, लेकिन पिज्जा वाला बहुत देर बाद आया। रे बाबा रे, इतनी देर में पिज्जा लाएगा तो मैं भूख से मर नहीं जाती क्या? सॉरी मैडम, वो आपने एड्रेस इतना आसान तरीके से बताया था ना, तो अकबर रोड पर जितनी भी सफेद बिल्डिंग है, मैं उन सारी बिल्डिंग में गया और सबसे लास्ट में इस बिल्डिंग में आया, तब कहीं जाकर आपका फ्लैट दिखा। अरे बाबा, आपको पहले इस बिल्डिंग में आना चाहिए था ना। जी मैडम, गलती होगी, आगे से पहले इस बिल्डिंग में आऊंगा। चलो भैया, मिल गई ना अब 2 पिज्जा। गरम गरम है ना, ठंडा तो नहीं कर दिया ना? नहीं मैडम, ठंडा नहीं है, एकदम गर्मा गर्म है। अब पुष्पा बड़े मजे से टीवी और एसी चलाकर पिज्जा खाती है और इसी तरह शाम हो जाती है। पुष्पा खाना बना रही होती है, तभी डोरबेल बजती है। लगता है भैया और दीदी आ गए। अच्छा है, मेरा खाना भी बन गया। पुष्पा दरवाजा खोलती है, राहुल और हिमांशी अंदर आ जाते हैं। राहुल जैसे ही अंदर आता है, उसे महसूस होता है कि पूरा घर ठंडा हो रहा है। पुष्पा, ये घर इतना ठंडा क्यों हो रहा है? तुमने एसी चलाया था क्या? रे बाबा, ना भैया ना, मैंने एसी को हाथ भी नहीं लगाया। आज मौसम अच्छा है ना भैया, इसलिए आपको ठंड लग रही है। अच्छा, आपको पता है हिमांशी दीदी, मैंने आपके लिए आज क्या बनाया है? क्या बनाया है जो इतनी खुश हो रही हो? आज मैंने आपके लिए बनाया है कढ़ाई पनीर। अरे वाह पुष्पा। अच्छा सुनो पुष्पा, तुम घर जाओ, रात बहुत हो गई है, सुबह टाइम से आ जाना। अच्छा दीदी, अपन चलती है। इस तरह पुष्पा ने एसी की बात पर कढ़ाई पनीर का पर्दा डाल दिया। पुष्पा के जाने के बाद राहुल कहता है, हिमांशी, तुमने पुष्पा को ज्यादा ही सर पर चढ़ा लिया है। तुम्हें पता है आज सुबह से उसने एसी चला रखा है और बोल रही है कि मौसम अच्छा है। जो मन में आता है करती है, जो मुंह में आता है वो बोल देती है। तुम कोई और काम वाली देख लो ना। चुप रहिए आप, आपको तो घर का कुछ काम करना नहीं पड़ता, इसीलिए पुष्पा को हटाने की सोच रहे हो। पता भी है यहाँ काम वाली कितनी मुश्किल से मिलती है। अगले दिन पुष्पा काम करने घर पर आती है, तो वो जैसे ही किचन में जाती है बहुत जोर से चीखती है,
उसकी आवाज सुनकर हिमांशी और राहुल कमरे से बाहर आते हैं और देखते हैं कि पुष्पा डरी सहमी एक कोने में खड़ी है। इस तरह उसे खड़ा देख राहुल हैरानी से कहता है, अरे पुष्पा, दुनिया में ऐसी कौन सी ताकत है जिसने तुम्हें इस तरह चुपचाप होने पर मजबूर कर दिया? भैया, इस सिंक के अंदर बर्तनों के नीचे एक छिपकली है। क्या? छिपकली? कहाँ है? बचाओ बचाओ। राहुल हिमांशी और पुष्पा के पीछे छुप जाता है। क्या राहुल, तुम तो मुझसे और पुष्पा से भी ज्यादा डर रहे हो। सिंक के अंदर से बर्तन हटाओ ना और उस छिपकली को भगाओ यहाँ से। कौन मैं? कभी नहीं, मुझे छिपकली से डर नहीं लगता, घिन आती है। अरे कितनी गंदी होती है, बिल्कुल छोटे मगरमच्छ की तरह। बाबा रे बाबा, अरे भैया मरे तो के डर रहे लो, अरे भगा दो ना उसे। हमारे गांव में तो छोटे छोटे बच्चे छिपकली की पूंछ पकड़कर खेलते हैं। और हाँ भैया, इन बर्तनों को हटाओ तो साबुन लगा लगा कर हटाना, वो क्या है ना, धोने में आसानी होगी ना। राहुल पुष्पा को हैरानी से देखता है तो हिमांशी राहुल को डांटते हुए कहती है, आप इस तरह उसे क्यों देख रहे हो? लगा दो ना बर्तनों पर साबुन, क्या बिगड़ जाएगा आपका? और देखा ना, मैं ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा है। बेचारा राहुल सारे बर्तनों पर साबुन लगाता है और छिपकली को भी भगा देता है। पुष्पा कहती है, लाइए भैया, अब जल्दी से ना मैं बर्तन पानी से धो देती हूँ। ना, जब मैंने बर्तन पर साबुन लगा ही दिया है तो मैं बर्तन धो भी तो सकता हूँ। तुम नाश्ता तैयार कर दो। राहुल बर्तन धो देता है और पुष्पा मन ही मन खुश होकर कहती है, भला उस छिपकली का, उसकी वजह से भैया ने मेरे सारे बर्तन धो दिए। ए छिपकली, तू रोज आना और रोज भैया से मेरा काम कराना। इसी तरह पुष्पा कभी कोई बहाना करके राहुल से घर का काम कराती रहती। जब पुष्पा की सैलरी मिलने का समय आया तो राहुल ने उसे आधी ही सैलरी दी। पुष्पा ने रुपए गिने और राहुल से कहा, रे बाबा, क्या भैया, आप इतनी बड़ी कंपनी में काम करते हैं और आपको रुपए गिनने भी नहीं आते? आपने मुझे आधे रुपए दिए हैं। पुष्पा, मुझे रुपये गिनने आते हैं, मैंने जानबूझकर तुम्हें आधे रुपए दिए हैं। काय को भैया, इस महीने तो मैंने छुट्टी भी नहीं ली है। अरे पुष्पा, तुम्हारा आधा काम तो मैं ही करता हूँ, तो तुम्हारी आधी पगार मेरी हुई ना। अरे क्यों मजाक कर रहे हो, दे दो ना उसकी पूरी पगार। ये लो पुष्पा अपनी पूरी पगार, और ये 1000 रुपए अलग से। रे बाबा, भैया ये 1000 रुपए क्यों दिए? क्योंकि तुमने इन्हें घर का काम करना जो सिखा दिया है, इसलिए। बाबा रे, अपन तो डरिच गेला था। बाबा रे, तुम्हें डराने के लिए सही तो किया था। इस बात पर सभी हंसने लगते हैं। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। राहुल की तबीयत अचानक खराब हो जाती है तो पुष्पा हिमांशी के साथ मिलकर घर संभालती है। वो हिमांशी के साथ राहुल को हॉस्पिटल ले जाने में मदद करती है। कभी कभी रात में वो अपने घर पर भी नहीं जाती। पुष्पा, तुमने मेरी बहुत मदद की, उसके लिए थैंक यू सो मच। ये लो तुम्हारी इस महीने की पगार। अरे बाबा, नहीं दीदी, आप मुझे ना अगले महीने पगार देना। अभी भैया की तबीयत ठीक नहीं है ना, और आप भी काम पर नहीं जा रही हो, तो अभी मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। ये सुनकर हिमांशी की आंख में आंसू आ गए। पुष्पा ने हिमांशी को चुप कराया और बोली, दीदी आप रो मत, भैया जल्दी ठीक हो जाएंगी। फिर मैं भैया से सारा काम कराएगी और पगार भी भैया से लेगी। वो 1000 फालतू देते हैं ना, इस वास्ते। हिमांशी पुष्पा की बात सुनकर हंस पड़ती है। कुछ दिन बाद राहुल ठीक हो जाता है और वो भी पुष्पा को थैंक यू कहता है। एक दिन राहुल पुष्पा के साथ मिलकर घर की सफाई करवा रहा था। वो चेयर पर चढ़कर तस्वीर साफ करने लगा, तभी उसके हाथ से कपड़ा गिर जाता है। पुष्पा, वो कपड़ा उठाकर देना जरा। भैया, मैं पुष्पा काम वाली, मैं झुकेगी नहीं साला। ये सुनकर हिमांशी जोर जोर से हंसने लगी और राहुल पुष्पा से कपड़ा मांगकर शर्मिंदा हो गया। नीचे मुंह कर वो मुस्कुराने लगा। पिछले भाग में हमने देखा
कैसे सास रोमा की लाई हुई सौतन मीशा के प्यार के जाल में नैतिक फंसता जाता है। और जब वो इस बारे में मीशा से कहता है, तब मीशा उसके सामने एक शर्त रखती है। अगर तुम्हें मुझे पाना है तो तुम्हें अपनी बूढ़ी माँ और अपनी उस बोरिंग बीवी को घर से बाहर निकालना होगा। ये है मेरी शर्त, मंजूर है तो कहो। मीशा की इस शर्त को सुनकर नैतिक हैरान हो जाता है। मिश्रा, ये तुम कैसी बात कर रही हो? मेरी माँ और रुचिता को मैं कैसे? अब एक साथ तो तुम दो नाव में पाँव नहीं रख सकते ना नैतिक, इसलिए एक ही नाव चुननी होगी। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो तुम्हें अपनी माँ और बीवी को छोड़ना होगा। न माँ न रुचिता, मुझे अकेले ही राज करना है। अच्छा, ठीक है। नैतिक घर जाकर रोमा और रुचिता के सामान को घर से बाहर फेंक देता है और उन दोनों को भी घर से बाहर निकाल देता है। नैतिक, बेटा तू ये क्या कर रहा है? तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? एकदम सही है मेरा दिमाग, और मैं अब मीशा के साथ अपनी बाकी की जिंदगी बिताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। और उसने कहा है कि इस रिश्ते से ना आप खुश होंगी, और रुचिता का तो सवाल ही नहीं उठता, वो तो कभी नहीं मानेगी। इसलिए अब आप दोनों अपना अपना देख लो। इस सब से रोमा और रुचिता एकदम स्तब्ध और हक्का बक्का रह जाती हैं। अरे ऐसे कैसे? अरे तुझे नहीं पता बेटा, सच क्या है? मुझे कुछ जानना भी नहीं है माँ, प्लीज आप लोग जाइए अब यहाँ से। तुमने ये सही नहीं किया नैतिक, तुमने मुझे जीवन का सबसे बड़ा धोखा दिया है। रोमा और रुचिता वहां से निकलकर रास्ते पर भटकने लगती हैं और एक जगह पर बैठकर वो दोनों रोती हैं। रुचिता, बहू मुझे माफ कर दे। उस मीशा को मैं तेरी सौतन बनाकर ले आई थी, लेकिन उस करमजली ने तो मुझ पर ही उल्टा वार कर दिया और धोखा दिया। क्या मतलब? आप ये सब क्या कह रही हैं माँ जी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रोमा सारी कहानी रुचिता को बताती है कि कैसे वो मीशा को बुरे मकसद से सौतन बनाकर लाई थी, और ये सब सुनकर रुचिता बहुत दुखी होती है। मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत किया, लेकिन अब मुझे ठोकर मिल गई। सीख लिया मैंने सबक, क्योंकि उस डाकन ने तो खुद घर में प्रवेश कर लिया और हमें बेघर कर दिया। साथ ही साथ उसे तो मैंने पूरे पैसे भी दिए थे इतने दिनों की एक्टिंग के, और अब वो नैतिक के पैसे भी खा जाएगी। इसका मतलब मीशा नैतिक से प्यार नहीं करती और वो उनके पैसों के लालच में उन्हें फंसा रही है, प्यार का जाल बुनकर। और नहीं तो क्या। फिर तो हमें उसे सबक सिखाना होगा, और जैसे उसने हमें घर से बाहर निकाला है ना, वैसे ही उसे भी हम घर से बाहर निकालेंगे। माँ जी, आपने जो मेरे साथ किया वो तो बहुत गलत है, लेकिन आपको अपनी गलती का पश्चाताप हो चुका है और इसलिए मैं आपको माफ कर रही हूँ। हाँ बहू, अब हम सास बहू की टीम मिलकर उस सौतन को घर से बाहर निकालेंगे। रोमा और रुचिता ठान लेते हैं कि अब वो मीशा को नैतिक से दूर करके उसे उसके जीवन से और घर से बाहर निकालेंगे। वहीं मीशा नैतिक के पैसों का इस्तेमाल कर करके अमीर बनती ही जा रही थी। बेचारी रोमा और रुचिता अब दर दर भटक रही होंगी, धूप, बारिश और ठंड में। और मैं इस एसी वाले कमरे में नैतिक के पैसों से आराम फरमा रही हूँ। बेचारा नैतिक, वो तो अंधा हो गया है मेरे आकर्षण की जाल में। तभी मीशा को किसी का फोन आता है और वो फोन कॉल उठाती है। हेलो जान, हाँ मैं आ रही हूँ। आज तो उस छछुंदर निठल्ले नैतिक ने मुझे अपना क्रेडिट कार्ड ही दे दिया है। अनगिनत पैसे हैं,
उसकी बैंक अकाउंट में। आज तो हम मस्त थिएटर हॉल में जाकर पिक्चर देखेंगे और किसी मॉल में जाकर ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। रोमा और रुचिता ये सारी बातें खिड़की से सुन लेती हैं और फिर वो दोनों मीशा का पीछा करती है और देखती है कि मीशा एक गुंडे मवाली जैसे आदमी से मिलती है जिसका नाम था पृथ्वी, जो मीशा का प्रेमी होता है। अरे वाह 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 वाह, आज तो तुम कमाल का नूर ढारी हो। चलो चलो फटाफट पिक्चर देखने चलते हैं। हाँ डियर, चलो हम ना कपल वाली सेल्फी भी खींचेंगे। पृथ्वी और मीशा दोनों थिएटर में चले जाते हैं और ये दृश्य देखकर रोमा और रुचिता दोनों भी दंग रह जाते हैं। हे भगवान, इस लड़के ने इतना बड़ा गेम खेला है। सच में क्या खिलाड़ी है ये। ये अब नैतिक के पैसों से अपने गुंडे प्रेमी के साथ मजे कर रही है। लेकिन माँ जी, हम भी कोई अनाड़ी नहीं है। मैंने मीशा की सारी बातें फोन पर रिकॉर्ड कर ली थी और ये देखिए, ये उसके प्रेमी और उसकी फोटोज भी खींची है। अब हम ये सबूत नैतिक को दिखाएंगे। वाह बहू वाह, लगता है पिछले जन्म में तू पुलिस अफसर नहीं होगी। रोमा और रुचिता मीशा और पृथ्वी के पीछे घूमती हैं और पूरा दिन उसकी तस्वीरें खींचती रहती है, फिर चाहे वो शॉपिंग मॉल की हो या होटल की या पार्क की। रात में जब नैतिक घर आता है तभी वो मीशा के लिए एक डायमंड का नेकलेस सेट लाता है और उससे कहता है, देखो मीशा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, डायमंड का नेकलेस। वाओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये तो मेरा सपना पूरा हो गया डार्लिंग। मीशा, अब वक्त आ गया है कि हम ऐसे बिना रिश्ते के ना रहे। अब हम शादी करेंगे। मैंने वकील से बात कर ली है, मैं रुचिता को तलाक दे दूंगा और तुमसे शादी करूंगा। ये सुनकर मीशा एकदम से चौंक जाती है, घबरा कर कहती है, क्या शादी? देखो नैतिक, मैं ये डायमंड नेकलेस तो एक्सेप्ट कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा ये शादी का प्रस्ताव, नो 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 नो। शादी करना जरूरी थोड़ी ना है, हम बिना शादी के भी तो रह सकते हैं। लेकिन मीशा, तुम्हें शादी करने में ऐतराज क्या है? तभी अचानक से वहां पर रोमा और रुचिता आ जाते हैं। क्योंकि इसका दिल तेरे लिए नहीं, इसके गुंडे मवाली बॉयफ्रेंड के लिए धड़कता है। ये देख सबूत। नैतिक, पूरी कहानी ये है कि मैंने इस नास पीटी को अपने घर लाया था। ये किसी चंपा वंपा की बेटी नहीं है। इसे मैंने पैसे दिए थे घर पे रहकर तेरा दिल जीतने के लिए, क्योंकि मुझे रुचिता बहू नापसंद थी और तेरे लिए कोई खास अच्छी सुंदर लड़की की चाह थी मेरे मन में, और इसीलिए मैं इसे घर पर ले आई। लेकिन इस धोखेबाज ने तो मुझे भी रुचिता बहू के साथ साथ इस घर से और तेरे जीवन से बाहर निकाल दिया, और अब ये तेरे पैसों से अपने प्रेमी के साथ मिलकर रोज घूमती है, और ये दोनों तुझे लूट कर भागने ही वाले थे। अगर हमारी बातों पर भरोसा नहीं तो ये वॉइस रिकॉर्डिंग सुन ले और इन फोटोज को देख। नैतिक रिकॉर्डिंग और फोटो देखकर पूरी तरह से हैरान और चकित हो जाता है। वहीं मीशा के तो डर के मारे पसीने छूट रहे होते हैं। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। रुचिता, तुम ही हो मेरा सच्चा प्यार। आई एम सॉरी। मैंने इस लुटेरी के झांसे में फंसकर न जाने आप दोनों के साथ कितना कुछ गलत किया। लेकिन नैतिक, ये सब झूठ है। देखो, मैं इसकी भी सफाई दे सकती हूँ। बस आप एक शब्द भी मत बोलना, और तुम कोई झाड़ू नहीं हो जो सफाई दोगी। तुमने पिछले कुछ दिनों में हम तीनों के बीच के रिश्ते बिगाड़े हैं। एक माँ को अपने बेटे से दूर किया, एक पत्नी को अपने पति से। बेशरम बेवकूफ औरत। अब नहीं, अब तो तुझे सजा मिलकर ही रहेगी। अभी पुलिस को फोन करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, प्लीज पुलिस को फोन मत करो। मैं आज ही अपने गांव वापस चली जाती हूँ और वादा करती हूँ फिर कभी अपनी शक्ल की परछाई तक नहीं पड़ने दूंगी। प्लीज मुझे जाने दो, हाथ जोड़ती हूँ मैं। रुचिता मीशा को जाने देती है और फिर, रुचिता बहू,
आज तूने मुझे एक और सीख दे दी बेटा कि इंसान की खूबसूरती उसकी अच्छाई और नेक स्वभाव में होती है। सिर्फ खुश क्या, बल्कि मैं तो खुद को बहुत भाग्यवान समझती हूँ कि मुझे तुझ जैसी बहू मिली और मुझे तुम जैसी बीवी। तीनों की आंख खुशी से छलक पड़ती है और इस हादसे के बाद इनके रिश्ते और भी मजबूत हो जाते हैं। रोमा और रुचिता का रिश्ता तीखे से मीठा हो जाता है और वो दोनों सास बहू नहीं, एक माँ बेटी की तरह रहने लगती है। और रुचिता और नैतिक का टूटा हुआ रिश्ता भी फिर से जुड़ जाता है। और कुछ ही समय बाद रुचिता एक नन्ही सी प्यारी बेटी को जन्म देती है और पूरा परिवार एक खुशहाल जीवन बिताता है।